डीएसए क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डीएसए क्या है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात भी करी थी अपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की, यानी अपने फर्स्ट प्रोग्राम, पूरी फंक्शनैलिटी देखी थी, पूरा फ्लो देखा था एक प्रोग्राम का, कैसे वो वर्क करता है, किस चीज़ का क्या मतलब होता है, इंट, मेन, हैश, इंक्लूड, हमने सब चीज़ डिस्क्राइब करी थी। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियोस देख लो, तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डाटा टाइप्स, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड इन सब चीज़ों के बारे में। ये सब चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों का कंप्यूटर्स यानी कोडिंग से रिलेटेड क्या मतलब होते हैं, पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ। मेमोरी में बताने वाला हूँ किस तरह से चीज़ें स्टोर होती हैं। हम प्रोग्राम भी रन कर रहे होंगे जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में कंपाइलर कितनी स्पेस ले रहा होता है, किस डाटा टाइप के लिए। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है इस वीडियो के अंदर। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एंड तक देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड यही यार हमारे बेसिक्स हैं जो हमें क्लियर रखने होते हैं आगे बड़े बड़े प्रोग्राम करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो सीधा इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करते हैं डाटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, बिल्ड इन डाटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ये सब डाटा टाइप्स के टाइप्स वगैरह, एरे, लिंक लिस्ट किसके अंदर आते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन डाटा टाइप्स बिल्ड इन ही क्यों होते हैं, ये सब हम पहले भी एक प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको जाके देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली डाटा टाइप्स होते क्या हैं। ठीक है, तो डाटा टाइप्स को इस तरह से समझो, डाटा प्लस टाइप। तो जो भी हमारा कंपाइलर है उसको हम कैसे समझाएंगे कि जो हम डाटा दे रहे हैं वो किस टाइप का है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगी कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक ही चीज़ समझता है, जो कि है 0 और 1, जिसको हम कहते हैं बुलियन लैंग्वेज। ठीक है, 0 और 1 के अलावा उसे कुछ समझ नहीं आता। तो हम उसे कैसे समझाएंगे कि हमने इंटीजर दिया है, कैरेक्टर दिया है, या कुछ और वैल्यू दी है, तो उसी को डिफ़ाइन करने की फॉर्म को हम कहते हैं डाटा टाइप्स। अभी हमारे पास किस तरह के होते हैं, सबसे पहला बुलियन ही होता है। ठीक है, बुलियन जिसका कीवर्ड यानी उसकी शॉर्ट फॉर्म जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा टाइप को। ठीक है, ये हम देखने भी वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में, आप समझोगे धीरे धीरे। ठीक है, तो बुलियन को बूल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसका बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है 0 और 1। ठीक है, अगली चीज़ हमारे पास होती है कैरेक्टर। कैरेक्टर बेसिकली डिफाइन करता है कैरेक्टर को, A to Z हो गया, स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, परसेंटेज, किसी भी तरह का साइन किस कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि CF, @ परसेंटेज, ये सब साइन। ठीक है, अब अगली चीज़ है जो हमारे पास टाइप है वो है इंटीजर। इंटीजर तो नाम ही आपको बता रहा है, इंट वैल्यूज़, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी तरह की इंटीजर वैल्यू आप इसके अंदर डिफाइन करते हैं हम लोग। फ्लोटिंग पॉइंट इज़ बेसिकली, जैसे इंटीजर तो होता है नॉर्मल जिसके अंदर हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है। फ्लोट हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें डेसिमल वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, जैसे 3.14 जो कि पाई की वैल्यू होती है, 2.2, 0.12, किसी भी तरह की फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हम फ्लोट के अंदर स्टोर करते हैं। इसी तरह हमारे पास डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वैल्यू लेस एंड वाइड कैरेक्टर होते हैं। ये सब चीज़ें यार आप जैसे जैसे प्रोग्राम करते हो, जैसे जैसे सीखते जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली इन हैंड हो जाएंगी कि हाँ ठीक है ये चीज़ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सब याद नहीं करना होता है इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डाटा टाइप्स के बारे में। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि हमारी होती है एस्काई टेबल। ठीक है, तो एस्काई टेबल बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर हमारा डिफाइंड होता है डेसिमल फॉर्मेट, किसी भी हेक्सा फॉर्मेट एंड ऑक्टल फॉर्मेट, किसी भी कैरेक्टर का या इंटीजर का। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे तो स्मॉल a का जो है उसका जो डेसिमल वैल्यू है वो होती है 97। ठीक है, एस्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलता है, इसी तरह से पता चलता है। इस 97 को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बेसिक हमें पता चलता है, कंप्यूटर डिफाइन करता है, अच्छा ठीक है 97 की बाइनरी फॉर्म ये है, तो इसका मतलब ये जो लेटर हम दे रहे हैं इसकी वैल्यू है A, यानी कि स्मॉल a। एंड वहीं पर कैपिटल A की अगर आप बात करोगे तो कैपिटल A की डेसिमल फॉर्म होती है 65। ठीक है, ये टेबल भी यार काफ़ी जगह यूज़ होती है जब हम स्ट्रिंग या कैरेक्टर से के रिलेटेड प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर जहाँ पे हमें टाइप कन्वर्जन इन द सेंस अगर आप कैरेक्टर वैल्यू लेते हो। ठीक है, तो मैंने जैसा भी आपको यहाँ पर दिखाया था, कैरेक्टर वैल्यू के अंदर हम सिर्फ कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, जबकि इंटीजर वैल्यू के अंदर हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था। तो अगर आप कैरेक्टर वैल्यू के अंदर इंटीजर स्टोर कराओगे जो कि हमने देखा 65, तो यार ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करने वाला है 65 से रिलेटेड इसकी एस्काई वैल्यू। एंड 65 से रिलेटेड एस्काई वैल्यू क्या थी, जो कि हमने यहाँ पर देखी भी, 65 से रिलेटेड एस्काई वैल्यू है हमारी A, यानी कि कैपिटल A। देखो यहाँ 65 एंड कैपिटल A। ठीक है, और ये 41, 101 क्या है यार, ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये आपको इतना अच्छे से इतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है ये जानना। अब बेसिकली डेसिमल वैल्यूज़ को हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो यार ये तो हो गई डाटा टाइप्स के बारे में बात। अब हम थोड़ा सा देखते हैं यार, हमारे पास एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं, एक और टर्म हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या है, तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट को हम समझने के लिए छोटा सा मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा है तो लास्ट वीडियो आप याद करो जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया था, तो हमने पूरा डिस्कस किया था कि इंट मेन का मतलब क्या है, ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एक नई चीज़ यूज़ करी है जो कि है इंट, ठीक है। इंट का मैंने आपको बताया था, इंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, ठीक है। इंटीजर में आपकी वैल्यू आती हैं जैसे कि नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है, पर वो इंटीजर ही होंगे, ठीक है। अगर आप कैरेक्टर स्टोर कराने का ट्राई करोगे तो वो आप स्टोर नहीं करा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है। वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है आपको पता है, एक्स की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, ए एंड बी की वैल्यू पे। नॉर्मल मैथमेटिक्स है ना, कोई ऐसे अलग से चीज़ नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक फॉर्म है। एक्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है ए और बी पे, वेरी करेगी। अगर हम चेंज होगा या बी चेंज होगा तो एक्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो एक्स क्या है हमारा वेरिएबल, ए क्या है हमारा वेरिएबल, बी क्या है हमारा वेरिएबल। क्यों, क्योंकि अगर एक्स चेंज करेंगे तो ए और बी भी चेंज होगा, बी चेंज करेंगे तो ए और एक्स में भी चेंज आएगा। तो वो चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। जबकि कांस्टेंट हमारा क्या होता है, जो कि चेंज है नहीं। जैसे 2 है तो ये तो 2 ही रहेगा, चाहे आप ए को कुछ भी करो, ए को 100 कर लो या 0 कर लो, बी को 100 कर लो, 0 कर लो, एक्स को 0 कर लो, 100 कर लो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं है। 2 तो 2 ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर भी होता है। एंड इक्वल्स टू साइन, ठीक है, मैथ्स में इसे इक्वल्स टू कहते हैं, एंड यहाँ पर हम इसे इक्वल टू ऑपरेटर से बोलते हैं, ठीक है। वर्किंग सेम ही होती है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ये इस वाले पार्ट की वैल्यू को इसके अंदर कॉपी करा रहा है एक्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ऑपरेटर्स के बारे में हम अभी और जान रहे होंगे। एंड जैसे ये एडिशन हो रहा है, ठीक है, अगर हम कोडिंग की बात करें तो प्लस इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट, मतलब बेसिकली एडिशन ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बहुत आसान टॉपिक था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यार कि पीसी की, मतलब आपके कंपाइलर कैसे काम करता है, कितनी वैल्यूज़ कैसे मेमोरी में स्टोर होती है। जो हमने बात करी थी कि अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपके अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, अलग अलग कंटेनर है हर एक चीज़ को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अगर आपको चीनी स्टोर करनी है तो आप उसे आटे के ड्रम में स्टोर नहीं करोगे जहाँ पे आपने आटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग मेमोरी एलोकेशन है, अलग अलग टाइप की, तो उसके लिए भी टेबल है, उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे आपको ये टेबल दिख रही है, अब यहाँ पे देखो कैरेक्टर है जिसका टाइप कैरेक्टर, टिपिकल बिट विथ 1 बाइट, एंड जो इसकी टिपिकल रेंज है वो होती है ये। अब यहाँ पर टिपिकल बैंडविड्थ की मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास मेमोरी एलोकेशन है, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक 3x3 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ी मेमोरी होती है हमारे पीसीज में, है ना। तो अब ये ले लिया। अब कैरेक्टर कितनी मेमोरी ले रहा है, 1 बाइट से, ठीक है। तो ये सिर्फ ये वाला हिस्सा कैरेक्टर ने ले लिया। वहीं पर अगर आप देखोगे इंटीजर को, तो इंटीजर आपका ले रहा है 4 बाइट्स, ठीक है। तो मान लो अगर ये ऐसे आगे और बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इंटीजर हमारा कितनी बाइट्स ले रहा है, तो ये पूरा एलोकेशन किसने ले लिया है, आपका इंटीजर ने। ये किसने लिया है, कैरेक्टर ने। तो इस तरह से हमारी मेमोरी स्टोर हो रही होती है। अगले अगर मान लो आपने यहाँ पर इंटीजर की अलग अलग वैल्यूज़ ली, 4 से 5 वैल्यूज़ ले ली, तो ऐसे ही 4 ब्लॉक्स के आगे तक ब्लॉक्स हमारे एलोकेट हो जाते हैं सिंपली आपकी मेमोरी एलोकेशन में। तो ये होता है बेसिक मेमोरी एलोकेशन आपके पीसी में। इतने आपको जानकारी इसके नहीं लेनी, आपको पता होना चाहिए किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से स्टोरेज होता है, किस तरह से स्टोर हो रही हैं चीज़ें। लेकिन ये जो रेंज वगैरह ये आपको याद इतनी नहीं करनी है, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रोग्राम होते हैं जो हमें बिट्स के साथ थोड़ा सा खेलना होता है, तो वहाँ पर उन जगहों पे हमें ध्यान देना होता है कि रेंज से बाहर चीज़ें ना जा रही हों। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास होते हैं कंस्ट्रेंट, जो कि आगे जब हम करेंगे, ये बहुत आगे की बात है जो हम करने वाले हैं प्रोग्रामिंग, उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे करते जाओगे तो आपको चीज़ें याद होंगी, जैसे समझ में आएंगी, तो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा, ठीक है। अब यार इतनी सारी हमने बातें कर ली, डाटा टाइप समझ लिया, इंटीजर समझ लिया, कैर समझ लिया, फ्लोट समझ लिया, हमने बोल भी दिया कि भाई इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है, कि आपका जो इंटीजर है वो आपका 4 बाइट ले रहा है, कैरेक्टर है 1 बाइट ले रहा है। ये सब चीज़ें हमने बोलते थे, लेकिन इसको हम प्रूफ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम रन करके देखेंगे, जिसमें हम अपना एक फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे साइज़ ऑफ, ठीक है। तो साइज़ ऑफ का क्या होता है, साइज़ ऑफ इज़ बेसिकली आपको इंटीजर या किसी भी डाटा टाइप के साइज़ को बता देता है कि इसका ये कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर हर एक कंपाइलर ना अलग अलग साइज़ लेता है, ठीक है। अगर आप मैक में यूज़ करोगे
तो शायद आपको अलग साइज़ दिखा सकता है इंटीजर का, लेकिन अगर विंडोज़ में करोगे तो अलग साइज़ दिखा सकता है। ठीक है, तो साइज़ ऑफ इज बेसिकली आपके पर्टिकुलर सिस्टम के लिए उस पर्टिकुलर डाटा टाइप की मेमोरी एलोकेटेड यानी टिपिकल बिट विड्थ बता देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को करके देखते हैं एक बार। तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं। ठीक है, कंपाइलर हम अपना रेपेलेट ऑनलाइन वाला ही खोलने वाले हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे यूज़ करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, रेपेलेट आपको सर्च करना है। ठीक है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, लोड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरफेस इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। बेसिकली आपको एक रेप फाइल बनानी है अपनी, जिसमें आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। मैं C++ में करने वाला हूँ, आप किसी भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, आपको आती है पहले से, उसमें भी कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ ही करना है तो आपको C++ कर सकते हो। ठीक है, तो C++ यहाँ पे हम सर्च करते हैं, तो C++ आ चुका है। C++ पे करा, अपना यहाँ पर देखा। ठीक है, तो डाटा टाइप्स मैंने इसका नाम दे दिया, क्रिएट रेपल कर दिया मैंने। अब ये स्टोर करेगा, अपना कंपाइलर सेट करेगा। ठीक है, और ये हमारा कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको हम हटा देते हैं और शुरू से लिखना चालू करते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, अगर हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के, तो हमें पहले इंक्लूड IO स्ट्रीम यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हैश इंक्लूड, ठीक है, IO स्ट्रीम। ठीक है, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, हमने अपनी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इंक्लूड कर ली है। उसके बाद हमें हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कौन सी लाइब्रेरी यानी कौन सी STD फाइल हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक है, एंड सेमीकोलन। अब हमें अपने प्रोग्राम की स्टार्ट करना है, तो इंट मेन, एंड ये हमारे कर्ली ब्रेसेस आ गए हैं जो हमारे स्कोप को बता रहे हैं इंट मेन के हमारा कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पर ख़त्म है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, बेसिकली हम देखते हैं इंटीजर का साइज़ हमारा कंपाइलर कितना ले रहा है। तो उसके लिए हमें प्रिंट कराना है, कंप्यूटर ही से ही प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है, हमें यूज़र से कुछ नहीं ले रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे cout। ठीक है, देन साइज़ ऑफ, पहले हम लिखते हैं किसका साइज़ देखना है, तो साइज़ ऑफ इंट, तो ये हमें साइज़ ऑफ इंट बताएगा। ठीक है, अब हम अपने लगाते हैं फंक्शन साइज़ ऑफ इंट, हमने लिख दिया। ठीक है, एंडल लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं पहले रन कराता हूँ, फिर एंडल की स्पेलिंग एंड मिस्टेक NDL। ओके, नाउ इट्स फाइन। तो अभी हम वेट करते हैं, रन हो गए। तो यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है साइज़ ऑफ इंट 4। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा विंडो पे लेके चलता हूँ वापस। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है इंट का क्या साइज़ होता है, 4। समझे? तो ये बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक है, कंपाइलर ने भी वही चीज़ बताई जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इतना पार्ट तो आपको समझ आ ही गया होगा लास्ट वीडियोज़ से ही। ठीक है, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड डिस्कस किया था, इंट मेन भी हमें पता, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा, cout लिखा, जिसके अंदर हमने साइज़ ऑफ इंट लिखा है। ठीक है, ये हम अपनी तरफ से लिख के दे रहे हैं, एंड यहाँ पर हमने एक फंक्शन यूज़ करा है जो कि साइज़ ऑफ, एंड उसके अंदर हमने एक वैल्यू दी है जो कि है इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर का साइज़ बेसिकली हमें प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, इतनी सी यहाँ पर ये बात हो रही है ना। अब ऐसे ही हम कैरेक्टर को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं वापस से, या फिर आपको अगर सेम ही चीज़ लिखनी है और वापस से नहीं लिखना चाहते तो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। आपको प्रेस करना Alt Shift एंड डाउन एरो, तो ये आपको बिल्कुल सेम लिख के दे देगा, है ना। तो अब हमें प्रिंट क्या करना है इंटीजर की जगह, तो हमें कैर प्रिंट करना है, तो हमने कैर करा, यहाँ पर भी कैर कर देते हैं। ठीक है, एंडल हमारा नेक्स्ट लाइन में आता है। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता ही है। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब तो हमारा जो कैरेक्टर के लिए आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 1 बाइट। ठीक है, तो हमारे जो कैरेक्टर के लिए आउटपुट आना चाहिए वो हमारा आना चाहिए 1 बाइट। तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो यार देखो, साइज़ ऑफ इंट 4, साइज़ ऑफ कैर इज़ 1। तो बिल्कुल सही प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रही है चीज़ें, एंड ये चीज़ हम समझ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको किसी भी चीज़ का देखना है, जैसे दोबारा से मैं अगर आप यहाँ पर लिख दूँ, ऐसे आप किसी भी चीज़ का किसी भी डाटा टाइप की देख सकते हो कि कितना वो डाटा, मतलब कितना बेसिकली वो विड्थ लेने वाला है मेमोरी में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, एंड हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट। ठीक है, फ्लोट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बूल, एंड इसको रन कर देते हैं।
तो जैसे ही हमने रन किया तो यार ये हमें दिखा देता है पूरा, ठीक है। साइज़ ऑफ इंट इज़ 4, साइज़ ऑफ कैर इज़ 1, साइज़ ऑफ फ्लोट इज़ 4 एंड साइज़ ऑफ बूल इज़ 1, ठीक है। एंड यही चीज़ हमने अपने टेबल में भी देखी थी एंड सेम चीज़ हमें दिखा रही है, ठीक है। आपके कंपाइलर में ये चीज़ वेरी कर सकती है अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है या आपकी कंपैटिबिलिटी, बेसिकली प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर या जो भी आप पीसी यूज़ कर रहे हो उसके कंपाइलर पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये कंपाइलर डिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आप डाटा टाइप समझ चुके होंगे अब तक क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, है ना। ऐसे ही आगे हम बात करेंगे डाटा टाइप में आप वैल्यू कैसे दे सकते हो, किस तरह से, एंड हम नॉर्मल प्रोग्राम कुछ रन कर रहे होंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ये पूरी प्लेलिस्ट, ठीक है। बाकी आपने ये चीज़ देख लिया, मैंने पूरा टेबल भी आपको वहाँ पर बता दिया किस तरह से काम कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपने प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken.